बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरशद अजीज़, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की सेकंड डिवीजन को। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर हम एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें तो ये जस्ट कुछ डेफिनेशंस हैं और उस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली ही हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या? व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, याद रखिएगा कौन सी वेव्स आइडेंटिकल्स होती हैं? जो सेम नेचर में होगी, मतलब बोथ वेव्स आर द मैकेनिकल्स, बोथ वेव्स मे बी टेकन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर दोनों वेव्स की नेचर सेम होगी तो हम ऐसी वेव्स को आइडेंटिकल वेव्स बोलते हैं। रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली स्टैंड्स फॉर एट द सेम टाइम, देन दिस फिनोमिना टेक प्लेस। और ये फिनोमिना हमने क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरेस्टिंग बात है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के फर्दर जो हमारे पास रिजल्ट्स बनते हैं वो तीन प्रोसेसेस की शक्ल में अपेयर होते हैं। देखिएगा यहां पर भी हम जरा चेक करते हैं। सबसे पहली बात इंटरफेरेंस है इसका प्रोसेस। कब इंटरफेरेंस होगी? जब दो वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो ये बातें एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। सो इफ टू वेव्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो इसका मतलब है वेवलेंथ भी सेम होगी। तो अब यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फिनोमिना आकर करेगा वो हमारे पास किस रिजल्ट्स में हमें पेयर होगा? दैट इज द इंटरफेरेंस। इसका सेकंड फिनोमिना है बीट। बीट की कंडीशंस क्या है? अब दो वेव्स हैं मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, ये बात तो हम इंटरफेरेंस में भी पढ़ा है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी और फ्रीक्वेंसी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैंने लफ्ज बोला स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई कंडीशन लगा देते हैं जो f1 माइनस f2 है वो लेस देन या इक्वल टू 10 हर्ट्ज होना चाहिए। विद इन द 10 हर्ट्ज के दरमियान अगर डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा तो बीट का फिनोमिना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें जो तीसरा रिजल्ट आता है दैट इज द स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव्स क्या है? इफ टू वेव्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, याद रखिएगा अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए? सेम। मैं अभी पहले भी बोल आया, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ भी सेम ही होगी। अब इन्हीं रिजल्ट्स को वन बाय वन हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरफेरेंस और बीट्स में तो हमारे पास सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, जबकि स्टेशनरी वेव्स में कुछ फॉर्मूलाज भी होंगे। तो डेट से उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस भी बनेगी और मैथमेटिकल हम वहां पर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे। पहला टॉपिक है जी इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि इंटरफेरेंस की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नंबर सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाम से जाहिर है कंस्ट्रक्टिव। इस तरह से अगर इंटरफेरेंस का फिनोमिना एक्ट करे कि एक वेव की क्रस्ट दूसरे वेव की क्रस्ट के ऊपर फॉल कर जाए, या फिर ऐसे कह लें कि द ट्रफ ऑफ द वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर वेव, तो उस सूरत में हमारे पास जो इंटरफेरेंस अक्कर कर रही होगी उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। देखें यहां पर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को सम करके लिया जाएगा। जैसे वेव नंबर 1 का एम्पलीट्यूड क्या था हमारे पास? लेट्स सपोज ये 2 मीटर है, और वेव नंबर 2 का एम्पलीट्यूड क्या है? लेट्स सपोज ये 1 मीटर है। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या निकलेगा? इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स को ऐड कर दें तो ये 1 + 2 कितने हो गए? 3 मीटर। दिस मींस दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड जितनी भी वेव साइमल्टेनियसली सुपरपोज हो रही होंगी उनके एम्पलीट्यूड्स को ऐड करके लिया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस क्या बनेगा? कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है? ऑब्वियसली या तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए पार्ट डिफरेंस? ये पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? दैट इज द n लैम्डा, वेयर n इज एन इंटीजर। n क्या होगा? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो अगर पार्ट डिफरेंस इस कंडीशन फुलफिल कर रहा हो तो उस वक्त हमारे पास होने वाली इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी।
अगली बात याद रखिएगा, हमारे पास इसका जो सेकंड काइंड है दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? नाम से जाहिर है डिस्ट्रक्टिव। अगर क्रस्ट ऑफ द वन वेव फॉल द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, या इसी को हम अपोजिट बोल देते हैं कि क्रस्ट ऑफ द सेकंड वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द फर्स्ट वेव, तो अक्कर होने वाला फिनोमिना जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा। ऑब्वियसली अगर ये दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड जीरो होते तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता? जीरो। लेकिन अगर ये दो डिफरेंट फॉर्मेशन में है, जैसे y1 की वैल्यूज है 1 मीटर और y2 की वैल्यूज है 2 मीटर। देखें एम्पलीट्यूड के लिए हम कैपिटल ए, एक्स नॉट या y कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। A स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड, हम इसे एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में भी लिखा है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अलोंग द वर्टिकल एक्सिस लिया गया था, डेट्स हम इसे y से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या निकलेगा? अब हम इन्हें माइनस करेंगे। अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो अब हमारे पास 2 - 1 का आंसर क्या निकलेगा? 1 मीटर। जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1 मीटर होगा किस डायरेक्शन में? तो ऑब्वियसली जिस वेव का एम्पलीट्यूड लार्जर होगा ये एग्जैक्टली उसी वेव को कॉपी कर रही होगी। तो डेट्स वाई, क्योंकि ब्लू कलर वाली वेव का एम्पलीट्यूड लार्जर था, तो डेट्स वाई मैंने इसी फॉर्मेशन में रिजल्टेंट वेव ड्रॉ की है। इसका पार्ट डिफरेंस क्या होगा? कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है? अगर पार्ट डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 हो जाए, मतलब हम कह रहे हैं ऑड इंटीजर मल्टीपल हो जाए λ/2 का। आप इसको फॉर्मूला की शक्ल में भी लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला बनेगा 2n + 1 λ/2, वेर n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इसके पार्ट डिफरेंस की कंडीशंस भी याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारे पास इसके बेसिक हम इसे किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो हमने सिंपल अलजेब्रिक सम से ऐड किया है इनको। देखिए हम एक एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। टू वाटर वेव्स ऑफ वेवलेंथ 4 मीटर, दोनों की दोनों वेव्स का जो हमारे पास वेवलेंथ था वो 4 मीटर था, आर जनरेटेड बाय द टू सोर्सेज। जो जनरेटर्स हैं एक को S1 कहा, दूसरे को S2 कहा। प्रोड्यूस द वेव विच हैव एन एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P, ये दोनों साइमल्टेनियसली एट पॉइंट P पर जाकर इंटरेक्ट कर रही हैं, सुपरपोज्ड हो रही हैं, विच इज 3 मीटर फ्रॉम S1। इस पॉइंट P का फासला S1 से 3 मीटर है, एंड 5 मीटर फ्रॉम S2, और इस P का फासला S2 से 5 मीटर है। व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P? हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P क्या होगा? देखिए हमें चलना कैसे होगा, हमें सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि ये फिनोमिना हो क्या रहा है, कौन सी इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पार्ट डिफरेंस पर जाना होगा। पार्ट डिफरेंस क्या निकला? S1 P का फासला क्या था? 3 मीटर। S2 से लेकर P तक का फासला क्या था? 5 मीटर। तो 5 - 3 हमारे पास वैल्यूज क्या निकल आई? 2 मीटर। 2 मीटर को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1/2 × 4 लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। अब ये 4 क्या था? डेट इज वेवलेंथ, हमें पहले बता दिया गया। तो इसका मतलब है हमारे पास पार्ट डिफरेंस किस टर्म में निकल रहा है? λ/2 की टर्म में। और अगर पार्ट डिफरेंस λ/2 की टर्म में निकले तो इसका मतलब है होने वाली इंटरफेरेंस कौन सी होगी? डिस्ट्रक्टिव। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, ये दोनों आइडेंटिकल वेव्स थी, अगर ये आइडेंटिकल वेव्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये आइडेंटिकल वेव्स ना होती तो फिर हम इससे पहले भी इसकी कैलकुलेशंस कराएं। तो यहां से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, देखिए यहां पर जो हमारे पास एडिशन हो रही होती ना, वो वेक्टर अलजेब्रा को होल्ड कर रही होती है। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एडिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल भी है कि दो हमारे पास वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के, हम उन्हें ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट बनता है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का बनता है। तो आप बता दें अब वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना बना होगा? तो हमने वहां पर ये कंडीशन लगाई थी कि ये एंगल लाजमी तौर पर 120 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर भी यही है। अगर आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाए कि दो वेव्स थी, वो सेम एम्पलीट्यूड की थी, आकर वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर गई, इंटरफेयर करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका भी एम्पलीट्यूड जो है वो किसी एक वेव के बराबर ही निकला। अब बता दें इन दोनों वेव्स के दरमियान एंगल कितना बना होगा? तो ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब इन दोनों वेव्स के दरमियान बनने वाला एंगल 120 डिग्री होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली वेक्टर अलजेब्रा से यहां पर अप्लाई किया जा सकता है। जी, हमारे पास नेक्स्ट एक एमसीक्यूज है। टू वेव्स ऑफ intensities 4i and I interfere
व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज की रेशियो कैलकुलेट करनी है। देखिए याद रखिएगा यहां पर यह गलती नहीं करनी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हम 4i प्लस आई लेकर 5i ले लेंगे और मिनिमम इंटेंसिटी हम 4i माइनस आई लेकर 3i ले लेंगे। इंटेंसिटीज के लिए हमें पहले एम्पलीट्यूड्स को मेजर करना पड़ेगा। हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ द वेव क्या होती है, डेट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, वेव थ्योरी में एनर्जी के साथ हमारे पास वही पैरामीटर्स के पार्ट डिफाइन कर रही होती है जो इंटेंसिटी के पैरामीटर्स होंगे। दिस मींस दैट इंटेंसिटी बी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगी। अगर इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ स्क्वायर ऑफ द डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इंटेंसिटी। तो सबसे पहले तो हम एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे, देन हम इंटेंसिटीज की रेशियो पर जा सकते हैं। अब देखिएगा हमारे पास A1 रेशो A2 क्या होगी। A स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, तो क्या होनी चाहिए, जो पहली वेव की इंटेंसिटी है उसकी रेशो एंड फिर दोबारा किसकी रेशो लेनी है, जो दूसरी वेव की इंटेंसिटी, और साथ में स्क्वायर रूट्स भी लेने होंगे। तो डेट इज द 4 और ये 1, तो डेट्स 4 अंडर रूट रेशो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 रेशो 1 के। तो हमें सबसे पहले तो इंटेंसिटीज की मदद से एम्पलीट्यूड लेना होगा। अब यहां पर इसका मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव क्या हो गया 2, एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड वेव क्या हो गया 1। दिस मींस दैट अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्या हो सकता है जी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अभी हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यही बातें डिस्कस की। आप इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को ऐड कर दें तो ये 3 हो गया। मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, आप इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को माइनस कर दीजिएगा तो ये 1 हो गया। अब हम इंटेंसिटीज की रेशियो ले सकते हैं। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो दैट्स व्हाई आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम की रेशियो क्या होनी चाहिए, दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय मिनिमम एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या था, दिस वन इज 3, मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या था 1, तो जब अब 3/1 का स्क्वायर लेंगे तो डेट इज 9/1। तो डेट से अगर कभी हमारे पास इंटेंसिटीज दे दी गई हो और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो सिंपल इंटेंसिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले हम एम्पलीट्यूड लेकर आएंगे और फिर हम एम्पलीट्यूड के साथ इसकी वेरिएशंस चेक करेंगे, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। हमारे पास एक दूसरा साथ में छोटा सा फिनोमिना है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन बात से क्लियर है कि बाउंस बैक हो जाना। तो अगर वेव किसी भी बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम से टकराकर वापस पहली वाली मीडियम में बाउंस बैक कर जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन हो गई है। इसमें 2 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, मैंने फिगर की शक्ल में बात क्लियर की। यहां पर देखें हमारे पास सबसे पहली कंडीशन तो लगा रहे हैं कि ये हम जो फिनोमिना डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये जो हम रिजल्ट्स बना रहे हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स के लिए बना रहे हैं। अगर एक ट्रांसवर्स वेव किसी भी मीडियम में इस तरह से मूव कर रही है कि वो रेयर मीडियम से ट्रेवल करती हुई डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकरा जाए, रेयर एंड डेंसर याद रखिएगा, रेयर मीडियम में मूव कर रही है और डेंसर मीडियम की बाउंड्री से जाकर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो अब हुआ क्या, लेट्स सपोज यहां पर जाकर क्रस्ट इस बाउंड्री के साथ जाकर हिट करती है, तो वापसी कैसे होगी, ट्रफ के साथ। इसका मतलब है यहां पर एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाएगा और वो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस कितना होगा, डेट इज द 180 डिग्री। तो ये रूल याद रखिएगा, अगर ट्रांसवर्स वेव रेयर मीडियम में मूव करते हुए डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकरा जाए तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो उसमें एक्स्ट्रा फेज शिफ्ट आएगा 180 डिग्री का। मतलब अगर क्रस्ट जाकर टकरा रही है बाउंड्री से तो ट्रफ वापस हटेगी, और अगर ट्रफ जाकर टकरा रही है तो क्रस्ट वापस हटेगी। ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद भी रखनी है। देखें अब इसी बात को थोड़ा ऐसे चेंज करते हैं, ये स्प्रिंग के आगे मैंने एक स्ट्रिंग बांध लिया, तो अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप स्प्रिंग और स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो अब स्प्रिंग एक डेंसर मीडियम हो जाएगा, जबकि इसके अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग एक रेयर मीडियम हो जाएगा। दिस मीन्स दैट हमने कंडीशंस चेंज कर दी। अब एक वेव जो है वो डेंसर मीडियम में मूव करते हुए रेयर मीडियम की बाउंड्री से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो अब क्या होगा, अगर ये क्रस्ट जाकर यहां पर हिट करती है तो क्रस्ट ही वापस हटेगी। इसका मतलब है अगर ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम में मूव करते हुए रेयर मीडियम की बाउंड्री से टकरा जाए तो कोई एक्स्ट्रा फेज शिफ्ट नहीं आता। मतलब अगर क्रस्ट जाकर बाउंड्री पर हिट कर रही है
तो रिफ्लेक्शन भी क्रस्ट ही की होगी। अब ये 2 पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं, बट वंस अगेन क्लियर कर दूं कि ये हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स के लिए हैं। अगर वेव लॉन्गिट्यूडनल हो गई तो ये फिनोमिनाज, ये रिजल्ट्स इनवर्स हो जाएंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहे होते तो अब यहाँ पर रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हुए रिफ्लेक्ट बैक जब होगी तो कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जब डेंसर से रेयर मीडियम की बाउंड्री पर हिट हो रही होगी तो अब फेज शिफ्ट आएगा। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी बीट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये सेकंड रिजल्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। बीट क्या है? बीट एक्चुअली प्रोडिक्ट राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड होता है। जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड में प्रोडिकली राइज एंड फॉल आता है, इस राइज एंड फॉल को ही हम क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। और ये जो राइज एंड फॉल होता है ना, ये एक्चुअली दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब अगर लेट्स सपोज एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, दूसरी फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज, तो हमें अब कितनी दफा राइज एंड फॉल सुनेगा? 30 और 32 का डिफरेंस क्या है? 2। तो एक सेकंड में हमें 2 दफा राइज एंड फॉल सुनेगा। एक राइज एंड फॉल को हम क्या कहते हैं? एक बीट। तो इसका मतलब है एक सेकंड में कितनी बीट सुन रही है? 2। तो डेट्स व्हाई इसी डिफरेंस को आप बीट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। कीप इन माइंड, कंडीशन हम पहले लगाए कि ये दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन लगाई थी कि इनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए, और ये डिफरेंस जो है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए 10 हर्ट्ज से। ये बातें अपने ध्यान में वैसे ही रखिएगा। अब हम इसके अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखें, आपसे ये कहा गया कि हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस था वो 3 हर्ट्ज था। हमसे ये ऐसे भी कहा जा सकता है दैट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। ये मैं बुक का एक न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर रहा हूं। आप इसे बोल सकते हैं कि ये अनलोडेड हालत में है, अनलोडेड। अभी हम डिस्कस करते हैं कि लोडेड हालत क्या होगी। देखें, एफ ए की फ्रीक्वेंसी दे दी गई, डेट इज 256 हर्ट्ज। अब अगर हम ए ट्यूनिंग फोक को लोअर्ड कर दें फ्रीक्वेंसी को बाय एडिंग अ बिट ऑफ वैक्स, अगर किसी ट्यूनिंग फोक के प्रोंग पर हम वैक्स लगा दें तो ऑब्वियसली वो प्रोंग जो होता है वो हैवी हो जाएगा। अगर वो हैवी हो जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब जरा क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, जिसे बीट फ्रीक्वेंसी कहा गया, वो 3 हर्ट्ज था। उस वक्त एफ ए की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज थी। अब हमने क्या किया? हमने ए ट्यूनिंग फोक के किसी एक प्रोंग पर वैक्स लगा दी, तो ऑब्वियसली अब ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी होगी? कम हो चुकी होगी। तो अब बीट फ्रीक्वेंसी तो सेम नहीं रहेगी। यही बताया गया कि अब जो बीट फ्रीक्वेंसी थी वो हो गई 1 हर्ट्ज। ये लोडेड हालत की हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज द एफ बी? एफ बी क्या होगा? देखिए, सिर्फ यहां पर फोकस कीजिएगा। एफ ए क्या है? 256 हर्ट्ज। एफ ए माइनस एफ बी क्या है? 3 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है एफ बी 259 भी हो सकता है और 253 भी हो सकता है ना। 259 है तो 256 से डिफरेंस कितना बना? 3 हर्ट्ज। अगर एफ बी 253 है तो फिर भी 256 से कितना डिफरेंस बना? 3 हर्ट्ज। तो दिस मींस दैट अगर हमें लोडिंग हालत में अगली ऑप्शन ना दी गई होती तो एफ बी के बारे में दो ऑप्शंस ठीक हो सकती थी। एफ बी 259 भी ठीक है, एफ बी 253 हर्ट्ज भी ठीक है। अब जब हमने एफ ए को लोड कर दिया तो अब हम एग्जैक्ट ऑप्शन पर आ सकते हैं। अब जरा थोड़ा फोकस कीजिएगा, थोड़ा जरा गौर कीजिएगा। हमने एफ ए की फ्रीक्वेंसी को लोअर्ड किया है बाय एडिंग द वैक्स। लोअर करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी 256 से 257 तो नहीं होगी। लोअर्ड क्या होगी? 256 से 255 हो सकती है, 254 हो सकती है। ऐसा ही है जी। तो अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर एफ बी का आंसर 259 होता तो यहां पर आफ्टर द लोडिंग बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए थी, जबकि नजर आ रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी पहले से क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब है एफ बी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डेट इज 253 हर्ट्ज। क्यों जी? क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि जब आप एफ ए को लोड कर रहे हैं तो एफ ए की फ्रीक्वेंसी पहले से क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। तो इनके दरमियान डिफरेंस भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दैट्स व्हाई आफ्टर द लोडिंग बीट फ्रीक्वेंसी कम होना हमें ये वादे तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि एफ बी की वैल्यूज जो होगी वो 253 हर्ट्ज होगी। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
थर्ड रिजल्ट है सुपरपोजिशन का, दैट इज द स्टेशनरी वेव्स। याद रखिएगा स्टेशनरी वेव्स को इसके अलावा हम एक और नाम भी बोलते हैं, दैट आर द स्टैंडिंग वेव्स। इसमें एक और पॉइंट भी याद रखिएगा, जब भी हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम डिफरेंट मीडिया के अंदर ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी बुक में दो मीडिया डिस्कस भी किए गए, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग और एक एयर कॉलम। अभी वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। फिलहाल अगर आप किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में अगर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो इस तरह से लूप लाइक फॉर्मेशन होती है। आपको नजर आ रहा है यहां पर इस वेव के अंदर कुछ पॉइंट कॉन्टिन्यूसली जीरो एम्पलीट्यूड पर होंगे। दीज पॉइंट्स आर नोन एज नोड। तो याद रखने वाला पॉइंट हो गया कि नोड का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, हमेशा ही जीरो। आपको नजर आ रहा है बाकी तमाम पॉइंट सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट नहीं कर रहे। देखें जैसे जैसे आप नोड से अवे हटते जा रहे हैं, आइदर इस नोड से या इस नोड से, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आपको नजर आ रहा है बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा जरूर निकलेगा जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो चुका होगा, मैक्सिमम हो चुका होगा। जिस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम हो जाए, ये पॉइंट ऑफ द स्टेशनरी वेव्स एंटी नोड कहलाता है। अब एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारे पास स्टेशनरी वेव के तमाम पॉइंट्स ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड एक्सेप्ट द नोड। नोड ऑक्सीलेट नहीं कर रहा, बट कीप इन माइंड ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम टाइम पीरियड। तो ये पॉइंट्स वन बाय वन याद रखें, यही एमसीक्यूज हैं हमारे पास। अगली बात याद रखिएगा, देखें यहां पर एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती, नोड स्टेशनरी है। एनर्जी ट्रांसफर कब होगी, इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल या मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम की वजह से। जब नोड स्टेशनरी है तो यहां पर एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं होगी, एनर्जी एक ही पॉइंट पर स्टैंड स्टिल कर जाएगी। दैट्स व्हाई हम इसे स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। अब इसका मतलब हुआ, नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि जब कोई भी पॉइंट ऑक्सीलेट कर रहा होगा, जब वो मूव करते हुए अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यही पॉइंट मूव करता हुआ जब अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा होगा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और जब ये दोबारा अपनी लोअर एक्सट्रीम पर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब है यहां पर एनर्जी एक दूसरे के साथ क्या कर रही होती है, ट्रांसफर हो रहा होता है, पोटेंशियल का काइनेटिक में और काइनेटिक का पोटेंशियल में। तो दैट्स व्हाई वाइब्रेशन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इंटरचेंज ऑफ द एनर्जी होना चाहिए। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जब भी स्टेशनरी वेव में पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे होंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होगी। वंस अगेन वही बात जो हम पहले चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है, बट टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, वो सेम ही रहती है। अच्छा, स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन लाइक दैट भी हो सकती है। मैं एक की बजाय दो, दो की बजाय तीन, चार, पांच लूप्स बन सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि हम किस पॉइंट से इसे प्लग कर रहे होते हैं। अब देखिएगा हमारे पास नजर आ रहा है वादे तौर पर कि दो अगर मैं कंसेक्टिव नोड के दरमियान चला जाऊं तो ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ जितना डिस्टेंस बन रहा है। आधी वेव कंप्लीट हुई है, वेव यहां पर जाकर कंप्लीट हो रही है। तो दैट्स ये पॉइंट याद रखिएगा, दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, λ/2। सिमिलरली ये यहां पर भी वादे तौर पर नजर आ रहा है, दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज आल्सो द λ/2। दिस मीन्स दैट एक एंटी नोड और उससे वेरी नेक्स्ट नोड के दरमियान कितना फासला माना जाएगा, तो अब इससे भी आधा करना पड़ेगा, तो दैट इज λ/4। ये कुछ सिंपल से फीचर्स है जो आपने स्टेशनरी वेव्स के अकॉर्डिंगली याद रखने होंगे, मेमोराइज करने होंगे। स्टेशनरी वेव तो डिफरेंट मीडिया में हमारी बुक में डिस्कस की गई, तो हम वन बाय वन इस मीडिया के साथ इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए स्टेशनरी वेव सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी। अगर आप एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दें, दोनों एंड उसके क्लैंप्ड कर दें, तो यहां पर हम बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग हम स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर इसे क्लैंप्ड कर दूं तो याद रखिएगा क्लैंप्ड एंड पर हमेशा नोड बनेगा क्योंकि फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल नहीं होगा। सिमिलरली आप इससे अगली फिगर भी देख सकते हैं, जो क्लैंप्ड एंड है वहां पर हमेशा नोड ही बनना है। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। देखिए लेट्स सपोज मैं इसे हाफ ऑफ द लेंथ से, इसकी टोटल लेंथ L थी, मैंने L/2 से इसे प्लग कर दिया,
तो यहां पर इस वक्त इसकी फॉर्मेशन एक लूप की शक्ल में आएगी। हमारी बुक में लिखा हुआ है इसे हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। अगर हम हार्मोनिक सीरीज में चलें तो इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। इसे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोला जाता है। हमारी बुक में टोन्स के साथ इसे डिफाइन नहीं किया गया, ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेगी। इसी चीज को बेसिक टोन भी कहा जाता है। अगली पॉइंट पर जाकर ज्यादा क्लियर हो जाएगा टोन और हार्मोनिक का या मोड ऑफ वाइब्रेशन का डिफरेंस। अब एक पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना है, यहां पर फर्स्ट मोड फर्स्ट हार्मोनिक कितने लूप्स बनने हैं? एक। फिफ्थ हार्मोनिक में कितने लूप्स बनेंगे? 5। ये एमसीक्यूज बनते जा रहे हैं। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखें, फर्स्ट मोड फर्स्ट हार्मोनिक कितने एंटी नोड बन रहे हैं? ओनली द वन। जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, जो हार्मोनिक होगी, वो नंबर ऑफ एंटी नोड्स को तय करेगा। जबकि नोड्स कितने बन रहे हैं? 1 + 1 2। इसका मतलब है स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उतने ही एंटी नोड्स बनते हैं, और अगर उसमें एक प्लस कर दिया जाए तो वो नंबर ऑफ नोड्स होंगे। एक पॉइंट और याद रखें, हम जहां से प्लग कर रहे हैं, देखिए प्लग कहां से किया? L/2 से। ये जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है 2, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया करें तो हमारे पास अब आंसर क्या निकला? 1। तो यहां पर ये नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। यही पॉइंट जरा अगली बात पर अप्लाई करते हैं। देखें सेकंड मोड, सेकंड मोड में हमने इसे कहां से प्लग किया? L/4 से। डिनोमिनेटर में क्या है? 4। इसे मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। तो आंसर कितना निकल रहा है? 2। तो कितने लूप्स बनने चाहिए थे? 2। तो डेट से मैंने 2 लूप्स दिखा दिए। एक बात और याद रखें, जहां से प्लग करते हैं वहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। मैंने यहां से प्लग किया, वहां पर एंटी नोड बना था। मैंने यहां से प्लग किया तो वहां पर भी एंटी नोड ही बनेगा। अच्छा, अभी हमने कहा कि जितने हमारे पास लूप्स बनेंगे उतने ही एंटी नोड्स होते हैं। देख लें, यहां पर 2 लूप्स बने थे, 2 एंटी नोड्स हैं। नोड एक प्लस करके लेंगे तो 2 + 1 3, 1 2 एंड 3। इस फिगर को हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। इसके अलावा इसे फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं। तो डेट्स ये फर्स्ट ओवरटोन है। देखें, अगर मैं आपसे कहूं फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन था, फिफ्थ हार्मोनिक्स थी, तो कितने लूप्स बने होंगे? तो आंसर बगैर सोचे समझे 5। लेकिन अगर मैं कहता फोर्थ ओवरटोन थी, फोर्थ ओवरटोन, अब कितने हमारे पास यहां पर लूप्स बने होंगे? तो फोर्थ ओवरटोन का मतलब 4 लूप नहीं है। ओवरटोन का वर्ड आ जाए तो आप एक प्लस करके हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स की तादाद पता कर सकते हैं। तो डेट्स ये कुछ पॉइंट्स है। सेकंड वन, आपसे ये कहा जाए कि अगर मैं 1/6 से इसे प्लग कर रहा हूं तो कितने लूप्स बने होंगे? तो 1/6, डिनोमिनेटर में क्या है? 6। इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1/2 से। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने होंगे। अच्छा, अब आ जाए जी फर्स्ट मोड की साइड पर। आपको नजर आ रहा है कि ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ है λ/2, और ये किसके बराबर है? लेंथ के। तो इसका मतलब है λ1 किसके बराबर आ जाएगा? 2l के। आपके पास ये λ1 की वैल्यूज निकल आई। f1 किसके बराबर होगा? v/λ1 के। तो ये v/2l आ जाएगा। मैंने λ1 की वैल्यूज लगा दी सिंपली। अगर हम यहां पर आते हैं तो अब लेंथ के किसके बराबर आई? देखें, एक वेव कंप्लीट हो गई, तो आप इसे λ2 लिख दें। तो λ2 किसके बराबर आ गया? लेंथ के। तो f2 किसके बराबर आ गया? v/λ के। और v/λ यहां पर सेकंड वेवलेंथ लगा रहे हैं तो v/l हो गई। देखिए, वेलोसिटी जो है ना, वो मीडियम को चेंज करने से चेंज होती है, या वेलोसिटी का भी एक और फैक्टर भी डिस्कस करते हैं कि किससे चेंज हो सकती है। डेट्स यहां पर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। v = f का बेसिक सा रिलेशन है तमाम वेव्स के लिए। v कांस्टेंट रहेगा, अब f और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास फार्मूला वादे तौर पर क्लियरली समझ आ रहे हैं कि फार्मूला क्या बनेंगे। देखिए, λ1 किसके बराबर था? 2l। मैं इसे 2l/1 लिख सकता हूं। λ2 क्या किसके बराबर निकला था? हमारे पास l के बराबर निकला था। मैं इसे 2l/2 लिख लूं, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। इसका मतलब है किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर वेवलेंथ लेनी है तो 2l/n, λn, n इज द मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, 2l/n, n भी नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। फ्रीक्वेंसी के लिए देखिएगा, यहां पर इस फॉर्मूला को फर्दर ट्रांसफॉर्म करता हूं। f1 किसके बराबर आ जाएगा? ये 1/2 यहां से कॉमन ले लिया, ये v/l। v/l का मतलब क्या है? f2। तो ये 1/2 f2 हो जाएगा। दिस मींस दैट f2 किसके बराबर आ गया? 2f1 के। और फर्दर भी हम इसे
प्रूव कर सकते हैं कि F3 B3 F1 होगा, F4 4 F1 होगा, तो डेट्स Fn का फार्मूला क्या आ गया, डेट इज NF1, वेयर F1 क्या था, V/2L, तो आप इस तरह से भी याद रखिएगा फार्मूला को। इसमें हमारे पास N/2L और V की वैल्यूज क्या होगी, V किसके बराबर होगा, F/m√। स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इसी हमारे पास फॉर्मूला से लिखी जाती है, वेयर F इज सेड टू बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये mg के बराबर होगी, जितना मैस आपने हैंग किया होगा उसे g से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एंड m स्टैंड्स फॉर द मैस पर यूनिट लेंथ। दैट्स वे कभी फॉर्मूला लिखा जाए v इज F/m√, यहां पर m के यूनिट्स क्या होंगे, तो किलोग्राम नहीं है, ये मैस नहीं है, एक्चुअली दैट इज द मैस पर यूनिट लेंथ, तो दैट्स वे इसके यूनिट्स क्या बोले जाएंगे, किलोग्राम पर मीटर बोले जाएंगे। इसका मतलब है स्पीड, मैंने अभी बोला किससे चेंज हो सकती है स्पीड ऑफ द वेव, मीडियम के चेंज होने से, टेंशन के चेंज होने से, या मैस पर यूनिट लेंथ जो हमारे पास वायर है, स्ट्रेच सेटिंग है, उसके मैस पर यूनिट लेंथ के चेंज करने से। जैसे आप गिटार को देखिएगा, गिटार में जो हमारे पास जो वायर्स लगी होती है वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया की हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने का मतलब है उसका मैस पर यूनिट लेंथ भी बढ़ गया। अब आप इन चारों या पांचों वायर्स को अगर एक ही पॉइंट से प्लग करें, प्लग तो आप एक ही पॉइंट से कर रहे हो, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फैक्टर पर भी डिपेंड करेगी। तो दैट्स व्हाई आप एक ही डिवाइस से डिफरेंट वायर्स को एक ही पॉइंट से प्लग करने से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अगला पॉइंट हमारे पास याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंगली आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अभी हम इससे एक एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम स्टेशनरी वेव जो हैं वो सेकंड मीडिया में डिस्कस करते हैं। तो सेकंड मीडिया हमारे पास क्या है, एयर कॉलम। स्ट्रेच सेटिंग और एयर कॉलम में फर्क क्या होगा, स्ट्रेच सेटिंग में बनने वाली स्टेशनरी वेव ट्रांसवर्स नेचर की होंगी, जबकि एयर कॉलम में बनने वाली स्टेशनरी वेव्स जो होंगी वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर में होंगी। लेकिन हम ऑब्वियसली इसे एक्सप्रेस इसी तरह से करेंगे और उसको इसी तरह से स्टडी करेंगे। देखिए एयर कॉलम क्या है, किसी भी विंड इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी विंड इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें विंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो वहां पर एयर कॉलम ही बन जाता है। और जब आप किसी भी ऑर्गन पाइप वगैरह में ब्लो करते हैं, आप फूंक मारते हैं, तो आप फोर्स लगा रहे होते हो, वहां पर एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, तो वो रेजोनेट करता है और रेजोनेट करके आपको वहां पर मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे देता है। तो वहां से हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिएगा हमारे पास जो एयर कॉलम है, जो ऑर्गन पाइप है, वो हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, ओपन एट बोथ एंड एंड क्लोज एट वन एंड। आप दोनों एंड को ओपन कर सकते हो। याद रखेंगे ओपन एंड पर हमेशा एंटीनोड ही प्रोड्यूस होगा, और क्लोज एंड वन एंड, तो क्लोज एंड पर हमेशा नोड प्रोड्यूस होगा, जबकि ओपन एंड पर हम तय कर रहे हैं हमारे पास क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, एंटीनोड प्रोड्यूस होना चाहिए। ये इसकी फर्स्ट मोड होगी, इस एंड पर भी एंटीनोड बनाना है, इस एंड पर भी एंटीनोड बनाना है, तो ये फिगर हमारे पास इसकी फर्स्ट मोड की होगी। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है ओपन एट बोथ एंड का। ये इसका सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, दरमियान में ये आधी वेव कंप्लीट हो जाएगी और दोनों साइड पर आपके पास एंटीनोड्स बन रहे होंगे। देखिएगा अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये सारे फार्मूला सेम एज द स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले बन जाते हैं। तो डेट्स वे इसे नए सिरे से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एंट्रेंस टेस्ट के अंदर डेरिवेशन पर नहीं जाना, हमने सिर्फ फार्मूला याद रखने हैं। तो क्विक रिस्पॉन्ड हो गया, स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले जो फार्मूलाज होंगे वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, अगर एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड हो तो। मतलब लैम्डा एन जो है वो 2l/n होगा, एफ एन जो है nf1 हो जाएगी, वेयर n इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें बस एक चेंज है। देखें हमने कहा था फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो उतनी एंटीनोड्स बनेगी, जबकि नोड एक प्लस होकर बनती है, जबकि यहां पर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में उतने नोड्स बनते हैं, एंटीनोड एक प्लस होकर हो जाएगा। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो ही नोड बने, जबकि एंटीनोड्स 1 2 एंड 3 बनी है। तो ये एक छोटा सा चेंज है, इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, क्लोज एट वन एंड, अगर हम क्लोज एट वन एंड कर दे अब तो ये झंझट ही खत्म हो गया। अगर फर्स्ट मोड है तो एक ही नोड एक ही एंटीनोड, अगर सेकंड मोड है तो दो नोड और दो ही एंटीनोड्स। ये फर्स्ट मोड की फिगर है और ये सेकंड नोड की फिगर है, ये सेकंड मोड की फिगर है। याद रखिएगा क्लोज एंड पर हमेशा नोड ही बनेगा और ओपन एंड पर हमेशा एंटीनोड बनेगा। अब देख रहे हैं यहां पर अब हाफ ऑफ द वेव कंप्लीट नहीं हुई, ये 1/4 है। दैट्स व्हाई λ1 4l के बराबर आ जाएगा, बिकॉज लेंथ अब λ1/4 के बराबर निकली।
जबकि यहाँ पर अगर आप फर्दर प्रोसीड करते हैं तो लैम्डा जो हमारे पास डैश होगा या लैम्डा 2 होगा, जो हम जो भी इसे बोलना चाहें वो 4l/3 होगा। अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी लेना चाहूँ तो v बाय लैम्डा v/4l हो जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी लेना चाहूँ तो v बाय लैम्डा तो v/4l के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके फॉर्मूलाज कैसे जनरलाइज हुए? लैम्डा n 4l/n है। n यहाँ पर अब कोई भी इंटीजर नहीं होगा, अब ये सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल लेंगे। देखिएगा 4l/1 और 4l/3, 4l/2 की कोई वेवलेंथ नहीं निकली थी। सिमिलरली fn क्या होगा? nf1। देखिए f1 क्या था? v/4l, तो ये हमारे पास f1 था, किससे मल्टीप्लाई करके लिया? f2 3 से। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर हमारे पास fn nf1 ही होगा, लेकिन अब n 1 2 3 नहीं होगा। अब n क्या होगा? डेट इज 1 3 5 7 9, सिर्फ ऑड मल्टीपल्स लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं ताकि यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और नजर आ रही है, ओपन एट बोथ एंड वाला पाइप रिचर इन हार्मोनिक्स होता है, that is richer in harmonics। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास ये जो पैरामीटर्स या जो इक्वेशंस पड़ी वो हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास स्ट्रेच सेटिंग, हमें स्ट्रेच सेटिंग की एग्जांपल दी गई। लेंथ ऑफ 1 मीटर, उसकी लेंथ 1 मीटर है, हैज द मास पर यूनिट लेंथ इज 0.5 ग्राम पर मीटर। ये वैल्यूज दे दी गई m की, आप इसे सिंपल m भी लिखकर 0.5 ग्राम पर मीटर लिखते तो यूनिट हमें लीड कर रहे हैं, ये m/l की वैल्यूज है। टेंशन 20 न्यूटन है इफ इट इज प्लग एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से प्लग कर देते हैं तो अब आप बता दें कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस मोड ऑफ वाइब्रेशन की। सबसे पहले तो चेक करें कि कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन बनेगा, और ये कैसे पता लगेगा? मैंने अभी बताया कि प्लगिंग पॉइंट हमें ये बता रहा होता है। देखिए हमारे पास कहां से प्लग किया गया? 25 सेंटीमीटर से। इसकी टोटल लेंथ क्या थी? 100 सेंटीमीटर। मैं 25 को 100 से डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब है मैंने इसे 1/4 से प्लग किया होगा। अगर 1/4 से प्लग किया है तो अभी हमने जो रूल तय किया था उसके अकॉर्डिंगली जल्दी जल्दी देखिएगा, 4 को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मैं इसे ऑपरेट करता हूं तो मुझे पता लग गया अब कितने मोड ऑफ वाइब्रेशंस बनेंगे? 2, 2 लूप्स बन रहे होंगे। तो इसका मतलब है मुझे स्ट्रेच सेटिंग में f2 का फार्मूला लिखना है। f2 का फार्मूला 2f1 होगा, और 2f1 जो है वो v/l लिखा जाएगा। अब 1/l तो एज इट इज आ जाएगा, और v की वैल्यूज f/m अंडर रूट के साथ ले लेंगे। अब वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिएगा। लेंथ 1 मीटर थी, 1/1 हो गया। टेंशन 20 न्यूटन है, 20 लिख दिया। मास पर यूनिट हमारे पास लेंथ 0.5 ग्राम पर मीटर थी। 0.5 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻³ लिखा जाएगा। मैंने ऐसा यूनिट्स में कन्वर्जन के बाद लिखा। आप इसे 20/5, ये 5 हो जाएगा तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ये -4 ऊपर जाकर +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20/5 इंटू 10⁻+4 होल अंडर रूट से भी लिख सकते हैं। 20 को 5 से ऑपरेट करते हैं तो ये 4 आ जाएगा, और ये 10⁻+4 होल अंडर रूट। 4 का अंडर रूट 2 होता है, 10⁻4 का अंडर रूट 10⁻2 होगा, तो जो आंसर निकल आएगा डेट इज द 200 हर्ट्ज। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हमने प्लगिंग पॉइंट के साथ नंबर ऑफ मोड्स भी तय कर लिए, और हमने मास की वेरिएशन के साथ भी इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं, इनके प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन निस्बतन आसान होंगे। fn इज nf1 वाला फार्मूला याद रखिएगा, या लैम्डा इज इक्वल टू द 2l/n वाला फार्मूला याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देर में रखिएगा, देखिए हमने लिखा fn इज इक्वल टू द nf1। आप फर्स्ट से सेकंड मोड में जाएंगे तो आप f1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब थर्ड मोड में जाएंगे तो f1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो इसका मतलब है हर अगले मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी क्या करती जा रही है? बढ़ रही होती है। लैम्डा n इज इक्वल टू द 2l/n। पहली वेवलेंथ क्या होगी? 2l। दूसरी वेवलेंथ क्या होगी? 2l/2। तीसरी वेवलेंथ क्या होगी? 2l/3। तो आप डिवाइड करते जा रहे हैं। जब आप डिवाइडिंग फैक्टर में आते हैं तो वैल्यूज क्या कर रही होती है? डिक्रीज कर रही होती हैं। दैट्स व्हाई हर अगली मोड पर वेवलेंथ क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। मैंने अभी यही बोला था, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन होगा। दैट्स व्हाई स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। स्पीड वेरी करने के लिए, स्पीड ऑफ द वेव वेरी करने के लिए हमें मीडियम चेंज करना होगा, या टेंशन चेंज करनी होगी, या मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रेच सेटिंग चेंज करना होगा। जी
हमारे पास अगला टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट एक्चुअली हमारे पास अपैरेंट चेंज है। याद रखिएगा, अपैरेंट चेंज है, हमें लग रहा है, रियल में चेंज नहीं आता। किस में? पिच या फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव में। आप इसमें पिच भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। कब? ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। देखिए, हमने दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट बोले हैं कि सबसे पहला हमने कहा अपैरेंट चेंज है, और ये अपैरेंट चेंज किस में आता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव में। किस वजह से आता है? रिलेटिव मोशन की वजह से। दैट्स व्हाई अब याद रखिएगा अच्छी तरह से, अगर रिलेटिव मोशन नहीं आया, रिलेटिव मोशन कब नहीं होगा? जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दें, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अब अपैरेंट चेंज भी नहीं आएगा। आप ऐसे भी कह सकते थे, अगर हमारे पास जो सोर्स है वो एक सेंटर पर आ जाए और ऑब्जर्वर उसके अकॉर्डिंगली एक सर्कल में उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दे, तो अभी भी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहां पर कोई अपैरेंट चेंज मेजर नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, डॉपलर इफेक्ट तमाम काइंड्स ऑफ वेव्स पर एप्लीकेबल है। मतलब ये मैकेनिकल वेव्स पर भी एप्लीकेबल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर भी एप्लीकेबल है। मतलब ये हुआ कि ये साउंड वेव पर भी एप्लीकेबल होगा और ये लाइट वेव्स पर भी एप्लीकेबल होगा। डॉपलर इफेक्ट के हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद रखना है आपने। सबसे पहला फार्मूला है सोर्स रेस्ट पर होगा और ऑब्जर्वर जो है वो टूवर्ड्स द सोर्स आ रहा होगा। दूसरा फार्मूला यही है कि सोर्स तो रेस्ट में ही होगा लेकिन ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा होगा। देखिए, अब सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर की मोशन आइदर टुवर्ड्स द सोर्स होगी या अवे फ्रॉम द सोर्स होगी। इस सूरत में अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनेगा? दैट इज द रियल फ्रीक्वेंसी v प्लस यूओ डिवाइडेड बाय v, वेयर v स्टैंड्स फॉर द स्पीड ऑफ द साउंड। हम साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड ले लेंगे, अगर लाइट की बात कर रहे हैं तो दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट वेव। यूओ, ओ फॉर ऑब्जर्वर, तो यूओ का मतलब है स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। इसमें याद रखिएगा, देखिए न्यूमिनेटर का फैक्टर हमें पता लग रहा है लार्जर है एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द रियल फ्रीक्वेंसी। अगर सोर्स रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर मूविंग अवे जाना शुरू हो जाए तो अब फार्मूला होगा अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का, दैट इज इक्वल टू द रियल फ्रीक्वेंसी इनटू द v माइनस यूओ ओवर v, वेयर v स्टैंड्स फॉर द स्पीड ऑफ द वेव एंड यूओ स्टैंड फॉर द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। अब आपको नजर आ रहा है न्यूमिनेटर का फैक्टर स्मॉलर हो गया, डिनोमिनेटर लार्जर हो गया। इसका मतलब है अब रियल फ्रीक्वेंसी लार्जर होगी और अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर सोर्स रेस्ट में हो, ऑब्जर्वर आइदर टुवर्ड्स या अवे मूव करे, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, आइदर वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड जो है वो कम या ज्यादा हो रही थी, जबकि वेवलेंथ जो है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर आइदर मूविंग टुवर्ड्स या अवे जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में तो चेंज आना ही आना है। फ्रीक्वेंसी में चेंज क्यों आना है? डॉपलर इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन है। अब फ्रीक्वेंसी में चेंज अगर आ रहा है तो हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के अकॉर्डिंगली लैम्डा तो कांस्टेंट माना जाएगा, लेकिन अब स्पीड की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आया था। अच्छा, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और s मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा हो, तो फिर फार्मूला अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का लिखा जाएगा रियल फ्रीक्वेंसी इनटू द v ओवर v माइनस यूएस, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द वेव एंड यूएस इज द स्पीड ऑफ द सोर्स। अभी भी नजर आ रहा है न्यूमिनेटर लार्जर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है। दिस मींस दैट अपैरेंट फ्रीक्वेंसी लार्जर हो जाएगी, रियल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ऑब्जर्वर रेस्ट पर रहे और सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब यहां पर एफ डी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दैट इज द रियल फ्रीक्वेंसी, और रियल फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई फैक्टर होगा v ओवर v प्लस यूएस। अब यहां पर याद रखिएगा, न्यूमिनेटर हमारे पास नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लार्जर हो जाएगा। न्यूमिनेटर लार्जर हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास अपैरेंट फ्रीक्वेंसी लेस निकलेगी और रियल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? दैट वुड बी द लार्जर। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर देखें टुवर्ड्स मोशन है, सोर्स या ऑब्जर्वर जो मर्जी टुवर्ड्स का वर्ड आ जाए तो हमेशा अपैरेंट फ्रीक्वेंसी लार्जर मानी जाएगी। अवे वाला मोशन है, अगर अवे मोशन है आइदर द ऑब्जर्वर अवे जा रहा हो या सोर्स अवे जा रहा हो, तो आपको नजर आ रहा है अब रियल फ्रीक्वेंसी लार्जर होती है। इससे पहले एक पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया,
सोर्स रेस्ट पर है तो फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। क्यों चेंज करती है? स्पीड में चेंज आता है, जबकि वेवलेंथ क्या रहती है? कांस्टेंट। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो तो फिर याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी। क्यों चेंज करेगी? वेवलेंथ में चेंज आएगा, जबकि यहां पर स्पीड क्या मानी जाती है? वो कांस्टेंट मानी जाती है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, तो याद रखने वाला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी में चेंज क्यों आता है? वेवलेंथ की वजह से, जबकि स्पीड ऑफ द वेव क्या रहती है? वो कांस्टेंट मानी जाती है। अब ऑब्वियसली यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी अपेरेंट, तो अपेरेंट वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और यही जो चेंज इन वेवलेंथ आएगा ये डॉपलर शिफ्ट बोला जाता है। और यहां पर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई थी तो यहां पर अपेरेंट वेवलेंथ जो होगी वो बढ़ चुकी होगी। कुछ एमसीक्यूज इसके अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेते हैं। इन फार्मूलाज को ध्यान में रखिएगा। फार्मूला को आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करके एग्जैक्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली फार्मूला लगाना होगा, तो आंसर आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स, तो कौन सा फार्मूला लगा? ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, तो पहले वाला ही फार्मूला यूटिलाइज होगा। ऑफ साउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, जो उसकी स्पीड थी हमारे पास ऑब्जर्वर की, वो 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड थी। व्हाट इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी? आपने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। मैंने अभी बोला कि हमारे पास सबसे पहला केस लगेगा, डेट्स व्हाई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? v प्लस यूओ डिवाइडेड बाय v इंटू एफ। अब v स्पीड ऑफ साउंड है, यूओ हमें दिया गया 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड था, ये वैल्यूज अप्लाई कर दे, डिवाइडेड बाय v। अगर हम यहाँ पर 5 एलसीएम ले लेते हैं तो ये 5v प्लस v डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में v मौजूद था, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रियल फ्रीक्वेंसी से। आप 5v प्लस v करते हैं तो ये 6v हो जाएगा, और ये 5 डाउनवर्ड डिवाइड होकर 5v आ गया, ये रियल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो गया, तो डेट इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई? डेट इज 1.2 टाइम्स ऑफ द रियल फ्रीक्वेंसी। और अगर रियल फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज दी गई होती तो हम आसानी से ये कैलकुलेट भी कर लेते। अच्छा, एक बुक का न्यूमेरिकल है, एक छोटी सी वेरिएशन है, डेट्स वे मैं बुक के न्यूमेरिकल से ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि वो बातें आपने पढ़ी होती हैं तो अप्लाई करना आपके लिए आसान होता है। देखिए, बुक में न्यूमेरिकल था कि हमारे पास मोटरवे पर 2 गाड़ियां मूव कर रही हैं। गाड़ी P लीड कर रही थी 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जबकि जो व्हीकल Q है उसी मोटरवे पर, उसी स्ट्रेट लाइन पर टुवर्ड्स द P मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ये दिया गया कि अगर गाड़ी Q का जो ड्राइवर है वो हॉर्न बजाता है, तो P का ड्राइवर उसे एस्टिमेट कर रहा है 830 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अब ये एस्टिमेट कर रहा है ना, तो हमारे पास ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। आपसे पूछा गया कि गाड़ी Q का ड्राइवर कितनी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्वियसली आपने रियल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। स्पीड ऑफ साउंड आपको दी गई थी, डेट इज 340 मीटर पर सेकेंड। देखें, सबसे पहले तो तय करें कि केस कौन सा है, कौन सा ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है? गाड़ी Q का, तो डेट्स वाई ये सोर्स हो गया। P का ड्राइवर इसे सुन रहा है, तो ये ऑब्जर्वर हो गया। जरा देखिएगा, गाड़ी Q की स्पीड P से ज्यादा है। अगर P से ज्यादा है तो ये कंटिन्यूअसली P के ज्यादा करीब चलती जाएगी। इसका मतलब हुआ ये केस कौन सा हुआ? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हमारे पास फार्मूला नंबर 3 लगा, तो यहां पर हमने फार्मूला नंबर 3 लगा दिया। अब चेंज क्या था? देखिए, फार्मूला नंबर 3 में है v ओवर v माइनस यूएस, वेयर v इज द स्पीड ऑफ साउंड, यूएस द स्पीड ऑफ द सोर्स। यही गलती होनी है। स्पीड ऑफ द साउंड तो लगा दी 340, यहां पर यूएस सब स्टूडेंट्स इसकी स्पीड लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। देखें, ये फार्मूला कब ड्राइव हुआ? जब सोर्स रेस्ट पर था, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। ठीक है, यहां पर दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहां पर हमने रिलेटिव स्पीड लगानी होगी। डेट्स वाई यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों को माइनस करके लेंगे, तो डेट्स वाई यहां पर आंसर जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। यूएस में आपने सोर्स की स्पीड नहीं लगानी, बल्कि यहां पर अगर दोनों चीजें मूव कर रही हैं तो फिर हमने कौन सी स्पीड लगानी होगी? यहां पर इनकी रिलेटिव, और रिलेटिव स्पीड का मतलब है आप इन दोनों स्पीड्स को माइनस करके यहां पर अप्लाई करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो ये रियल फ्रीक्वेंसी 810 हर्ट्ज होगी। क्योंकि ये एक थोड़ा सा चेंज था, तो मैंने उसी को डिस्क्राइब किया विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल। जी, हमारे पास नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने होंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन हमारी बुक में लिखी हुई है, डेट इज द रडार सिस्टम। याद रखिएगा, रडार सिस्टम में हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
क्यों रेडियो वेव्स को यूज करते हैं? टू डिटरमिन द एलिवेशन एंड स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। नेक्स्ट है सोनार का एक्रोनाइम याद रखिएगा, डेट इज द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में हम क्या कर रहे थे? डेट इज द टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर बाय एक्वेस्टिकल इको अंडर द वाटर। दैट्स वाई अब यहां पर फ्लूइड के अंदर ट्रांसवर्स वेव बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती, इस वजह से हम यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यूज करते हैं, और जो सोनार में वेव्स यूज हो रही होती हैं वो अल्ट्रासाउंड होती है। इसमें हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन है रडार स्पीड ट्रैप। रडार स्पीड ट्रैप क्या है? इसमें हम किसी भी मूविंग व्हीकल्स की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहां पर भी हम कौन सी वेव्स यूज कर रहे होते हैं? डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? माइक्रोवेव्स। इसके अलावा हम किसी भी स्टार और गैलेक्सी के बारे में ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं कि आइदर इट इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ और मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। देखें, अगर एक स्टार है, ऑब्वियसली स्टार सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये सोर्स है। ये अर्थ पे ऊपर एक खड़ा हुआ ऑब्जर्वर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वेव की फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उसे मेजर्ड हो रही होगी। हमें पता है स्टार के अंदर जो है वो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी रियल और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि स्टार और गैलेक्सी आर मूविंग टुवर्ड्स अस या अवे फ्रॉम अस। देखेंगे, अगर हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम के कलर्स लिखें तो ये वेवगायर से रिप्रेजेंट होते हैं। आप इस साइड पर मूव करो तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होती है? बढ़ रही होती है। दैट्स व्हाई अगर स्टार हमारी साइड पर आ रहा हो, टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा हो, और ग्रेजुअली हमारी यहां पर ऑब्जर्वेशन आ रही है कि जो हमें लाइट मिल रही है, जो हमें वेव मिल रही है, उसका ग्रेजुअल फ्रीक्वेंसी क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इस शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्लू शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट स्टैंड्स फॉर स्टार और गैलेक्सी इज मूविंग टुवर्ड्स अस। अगर स्टार सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ द वेव हमसे अवे जा रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हुआ? डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंगली अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कंटिन्यूअसली क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी, और डिक्रीज कर रही होगी तो ये इसके लोअर स्पेक्ट्रम पर चला जाएगा। दैट्स व्हाई दिस वन इज सेड टू बी द रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट स्टैंड्स फॉर स्टार और गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये था जी हमारे पास लास्ट पॉइंट। यहां तक हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आने वाले तमाम फार्मूलाज और तमाम कॉन्सेप्ट्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि यहां से आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।